नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि टिक्स डिसऑर्डर्स के लिए या जिसे हम टॉरेट सिंड्रोम कहते हैं, उसके लिए हैबिट रिवर्सल थेरेपी या हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग कैसे काम करती है, कैसे मदद दे सकती है, कैसे टिक्स डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में वह हेल्प कर सकती है और इम्प्रूवमेंट लाती है। टिक्स जो होते हैं वे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, मतलब बिना चाहे ऐसे कुछ मूवमेंट्स व्यक्ति जो है वह शो करता है, बिहेव करता है, या ये कहें कि सेमी इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। मतलब कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे पता होता है। मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है या फीलिंग होता है जो कि बच्चे को, क्योंकि ये बच्चों में पाया जाता है, ये बीमारी उन्हीं में शुरू होती है, बड़ी उम्र तक रह जाता है बट बहुत कम केसेस में रहता है, मेनली ये बच्चों में ही देखने में आता है। तो होता ये है कि जब बच्चा ये बिहेवियर शो कर रहा होता है, टिक्स शो कर रहा होता है, या उसको टिक्स होते हैं ये कहें तो ज़्यादा बेटर है। टिक अपने में एक बिहेवियर है, मूवमेंट है। तो जब उसे टिक्स होते हैं तो उसको उससे कुछ देर पहले या उसी बीच होने से कुछ सेकंड्स पहले भी वो फीलिंग आ जाती है टिक्स दिखाने की, टिक्स करने की, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो फीलिंग, वो अर्ज, वो इच्छा, वो उत्तेजना, उसके बारे में बच्चे को पता होता है। तो क्योंकि वो पता होता है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि टिक्स जो है वे पूरी तरह से इनवॉलंटरी हैं। हम कह सकते हैं सेमी इनवॉलंटरी हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये जागरूकता ज़्यादा होती है। हालाँकि सब बच्चों को नहीं पता होता। कोई बच्चे बोलते हैं कि हमें पता नहीं रहता, हमें अचानक से ऐसा हो जाता है। कोई भी मूवमेंट हो सकता है। तो कुछ बच्चे बता देते हैं कि हाँ, मुझे पता चल जाता है, मुझे एक अनईज़ी फीलिंग आने लगती है। एक बड़ी डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आने लगती है और मैं अपने को रोक नहीं पाता और फिर मुझे टिक करना ही पड़ता है। तो पेरेंट्स भी ये बात जानते हैं और कई बार नहीं जानते तो उन्हें बताया जाता है। तो टिक्स जो हैं वे ऐसे इनवॉलंटरी या सेमी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो कि बच्चा दिखाता है, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता और वह रिपिटिटिव होते हैं, बार-बार आते रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो जाते हैं और ऑड भी लगते हैं। आस-पास के लोगों को भी बड़े अजीब अटपटे लगते हैं। ये मोटर और वोकल दोनों तरीके के टिक्स हो सकते हैं, मतलब वर्बल टिक्स भी हो सकते हैं। या तो बच्चा मुँह से कुछ बोलेगा, शाउट करेगा, चीखेगा, या वो मोटर मतलब बिहेवियर, अपने बॉडीली मूवमेंट्स, जैसे हाथ इधर-उधर घुमा देगा या आँखें बंद करेगा ज़ोर से, या अपने पैर जो है वो इधर-उधर मारेगा, हिलाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो अपने बॉडी के अंदर की जो एंग्ज़ायटी है, बॉडी के अंदर की जो एकदम सडन, जो बहुत तेज़, जो तीव्र इच्छा, उत्तेजना होती है, उसको दूर कर पाए। तो इन बिहेवियर से क्या होता है, वो अपनी उत्तेजना को दूर करता है, अपने अंदर की इच्छा को दूर करता है। तो पहले वो बड़ा अनईज़ी डिस्कम्फर्ट फ़ील करता है, फिर वो एक टिक दिखाता है, टिक बिहेवियर करता है, फिर उस टिक बिहेवियर को करने से उसकी उत्तेजना शांत हो जाती है। तो वो उत्तेजना पूरी तरह से शांत नहीं हो पाती, इसीलिए वो बार-बार दिखाता रहता है, बार-बार वो उसको करता रहता है। यही उस बीमारी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसीलिए हम इसे बीमारी बोलते हैं, क्योंकि ये रिपिटिटिव होता है, बार-बार होता है। दिन के कई समय, कई अलग-अलग सिचुएशंस में हो जाता है। स्ट्रेस के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है। जब कभी प्रेशर या बहुत एंग्ज़ायटी वाली सिचुएशन हो, स्ट्रेस वाली, वहाँ और भी ज़्यादा हो जाता है। और इससे काफ़ी हद तक बच्चे की लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। ख़ासकर जब दूसरे बच्चे उसका मज़ाक बनाने लगते हैं, दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार टीचर्स और दूसरे बड़े लोग भी चिढ़ाते हैं या उस बच्चे को बहुत सीरियसली नहीं लेते, मज़ाक करते हैं। तो ऐसे में बच्चे के अंदर बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। बच्चा सैड और बहुत एंग्ज़ियस रहने लगता है। स्कूल जाने से मना कर देता है, खेलने से मना कर देता है, दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने से मना कर देता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। बच्चा बहुत कॉन्शियस हो जाता है अपने को लेकर। ये जो फीलिंग होती है टिक दिखाने से पहले, ये अक्सर 9-10 साल के बच्चे ज़्यादा अच्छे से नोट कर पाते हैं। 5-6 साल के बच्चे जिनमें टिक्स होते हैं, वे अक्सर नोटिस नहीं कर पाते कि मुझे कोई फीलिंग आती है टिक्स से पहले। पर 9-10 साल या उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, वो अक्सर नोटिस कर पाते हैं कि हाँ, टिक आने से पहले मुझे उत्तेजना होती है, मुझे एक फीलिंग आती है, डिस्कम्फर्ट की, अनईज़ीनेस की फीलिंग आती है। इस अनईज़ीनेस की फीलिंग को ही टारगेट करके हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग या हैबिट रिवर्सल थेरेपी को डिज़ाइन किया गया है। इसी फीलिंग को हटाने, चेंज करने और इसी को टारगेट करके टिक्स को कम करने पर फ़ोकस किया जाता है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग या थेरेपी का ट्रीटमेंट। इसको ऐसे समझें कि कई बच्चों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसको अपनी गर्दन या अपना जो सर है, वो
एक जगह हिलाने की आदत है, वो हिलाता है झटके से, जोर-जोर से अपनी गर्दन लेफ्ट साइड में हिलाता रहता है। इस तरीके का टिक है बच्चे को, अब जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। तो होगा क्या, अक्सर ये बच्चा कहेगा या कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि नेक हिलाने से पहले ना मुझे ना थोड़ा गुदगुदी सी महसूस होती है अपनी गर्दन में, या अपने हाथों में गुदगुदी महसूस होती है, या अपने माथे में या अपने कानों में, मतलब कहीं भी वो बोल सकता है। गुदगुदी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, या उसको कुछ गर्माहट सी महसूस हो सकती है। कुछ ना कुछ बच्चा ऐसी फीलिंग या ऐसी सेंसेशन को रिपोर्ट कर देता है। वो बताता है कि मुझे ऐसा फील हुआ जिसने सिग्नल दिया कि टिक आने वाला है, टिक आता है, और फिर वो बच्चा उसे परफॉर्म कर देता है और उसकी एंग्जाइटी, उसकी जो बेचैनी है वो रिलीज हो जाती है। यही फीलिंग जो पहले ही बन जाती है बच्चे में, इसी को टारगेट किया जाता है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग में। इसी तरीके से वर्क करता है ये बहुत ही अलग और बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, अप्रोच है, जो टिक्स डिसऑर्डर में बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत हाईली रिकमेंडेड होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में इस टेक्निक को बहुत कॉमनली अप्लाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं अलग अलग टिक्स डिसऑर्डर्स में, अलग अलग कंडीशंस में जहां पर टिक्स की प्रॉब्लम आती है। हालांकि इसे और भी कई सारे इम्पल्स कंट्रोल बिहेवियर्स में या इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स में इसकी एप्लीकेशन देखी गई है, पर यहां हम बात करेंगे टिक्स डिसऑर्डर्स की। जितने भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव टाइप बिहेवियर होते हैं या जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें अक्सर ये हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग यूज की जाती है, या जिनमें बैड हैबिट्स होती हैं, या जिनमें एडिक्शन सा हो जाता है, या जिनमें अनकंट्रोल्ड बिहेवियर्स होते हैं, जहां पर हम बहुत ऑटोमेटिक और बहुत एकदम से उत्तेजना वाले बिहेवियर शो करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो बिना सोचे समझे, बिना जाने हम बस वो बिहेवियर दिखाते ही रहते हैं, दिखाते ही रहते हैं। वहाँ पर हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग की एप्लीकेशंस देखी गई हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं और बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई भी किया जाता है। तो होता क्या है, पहले बच्चे को अवेयर कराया जाता है इस ट्रीटमेंट में, इस सेंसेशन के लिए, फीलिंग के लिए जो टिक से पहले आती है। फिर उसके बाद उसको कंपीटिंग रिस्पॉन्स सिखाया जाता है, कंपीटिंग बिहेवियर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हैबिट रिवर्सल थेरेपी का या हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग का। एसेंस है उसका, कंपीटिंग रिस्पॉन्स सीखना, कंपीटिंग बिहेवियर को लर्न करना, जो कि एक नया बिहेवियर होता है। ओल्ड हैबिट को चेंज करने के लिए न्यू हैबिट डालनी होती है, ओल्ड बिहेवियर को चेंज करने के लिए न्यू बिहेवियर लर्न करना पड़ता है। इस पर आधारित होती है HRT, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। तो पहले बच्चे को अवेयर कराया जाता है उस फीलिंग के लिए, और कहा जाता है कि देखो, जब आपको वो आए, टिक दिखाने की इच्छा उठे, तो उससे पहले नोटिस करना आपको क्या फीलिंग आ रही है। नोटिस करना कि आपको क्या महसूस हो रहा है, शरीर के कौन से हिस्से में महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको। जैसे एक बच्चा जो बार बार गर्दन हिलाने की तरफ टिक दिखाता है, वो क्या कहेगा, मुझे ना गर्दन की तरफ एक बड़ी गुदगुदी सी, या बड़ा ही एक दर्द सा, या बड़ा खिंचाव सा महसूस होता है, मुझे बड़ी एंग्जाइटी महसूस होती है, मुझे बेचैनी महसूस होती है। तो उसके लिए बच्चे को बार-बार पहले अवेयर कराया जाएगा कि जब भी वो आपको हो, आप बस अवेयरनेस लाओ, आप बस अवेयरनेस लाओ, दैट्स इट। शुरू के पहले स्टेप में सिर्फ अवेयरनेस काम करती है, सिर्फ अवेयरनेस डेवलप करनी है। शुरू के पहले स्टेप में सिर्फ बच्चे को अवेयर कराना है उस फीलिंग के लिए। बार-बार बच्चा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिखा रहा है टिक, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हर बार टिक दिखाने में वो फीलिंग के प्रति अवेयर हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब बच्चा धीरे-धीरे अवेयर होना शुरू होगा, उसके बाद ही वो उसको चेंज करने के लिए मोटिवेट हो पाएगा। उसी के बाद हम उसको कोई नया बिहेवियर सिखा पाएँगे, उसी के बाद वो कुछ नई चीज़ डेवलप कर पाएगा। तो एक बार जब बच्चा अवेयर होना सीख जाएगा, बार-बार उसे नोटिस करने की उसकी आदत हो जाएगी, तो वो थोड़ा-सा इनसाइटफुल होगा उसके लिए। बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जब हम कंपीटिंग रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे, तो बच्चे को नया बिहेवियर सिखाएँगे। जैसे जब भी बच्चे को टिक हो, उसको इच्छा हो टिक दिखाने की, मतलब उसको गर्दन को, सर को लेफ्ट साइड मोड़ने की जब इच्छा हो, तो वो क्या करे, पहले उस फीलिंग के लिए अवेयर हो जाए जो उसको आ रही है। फिर वहाँ पर बजाय लेफ्ट साइड अपना टिक दिखाने की बजाय, वो धीरे-धीरे अपनी गर्दन जो है वो राइट साइड मोड़ ले। धीरे-धीरे अपना जो सर है वो राइट साइड की तरफ मोड़ ले, दाईं तरफ ले जाए और उसको वहीं बनाकर रखे। तब तक उसे अपना सर, अपना गर्दन उस पोस्चर में रखना है, उस एरिया में, उस पोज़ीशन में रखना है जब तक कि उसके अंदर जो उत्तेजना, इच्छा आ रही है, वो कम ना हो जाए, वो धीरे-धीरे चली ना जाए। दिमाग जो है वो एक टाइम पर 2 काम नहीं कर सकता। तो या तो दिमाग के अंदर उत्तेजना उठेगी और एकदम से झटका आएगा और लेफ्ट साइड गर्दन मूव करेगा बच्चा, या वो उस फीलिंग के प्रति अवेयर होकर इच्छा को रोकने के प्रति इस तरह से बढ़ेगा कि वो धीरे-धीरे अपना गर्दन जो है वो राइट साइड ले जाएगा। अब एक ही टाइम पर गर्दन राइट और लेफ्ट दोनों साइड नहीं घूम सकती, घूम ही नहीं सकती वो।
तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक नया बिहेवियर दिखाकर, उसको नया बिहेवियर डेवलप कराकर हम उसके अंदर कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं और उस फीलिंग के प्रति उसकी टॉलरेंस और उसके प्रति उसकी एबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं कि वो उसे मैनेज कर सकता है, दूर कर सकता है खुद ही। तो हमने राइट साइड ले गए उसकी गर्दन, उसका सर, वो काफ़ी देर तक उसी पोज़ीशन में रहेगा, उसी पोज़ीशन में बनाकर रखेगा। शुरू में बच्चे को बहुत मुश्किल होगी, शुरू में बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा, बार-बार उसका मन करेगा वो छोड़े और जल्दी से अपना गर्दन जो है वो लेफ्ट साइड मूव कर दे। पर बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है, बच्चे को थोड़ा हेल्प करना है, धीरे-धीरे वो इस चीज़ को लर्न कर सकता है। अगर 4 में से 1 बार भी वो कर लेता है, 4 में से 2 बार भी कर लेता है, तो ये धीरे-धीरे उसकी अचीवमेंट हो रही है। धीरे-धीरे वो बेटर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसको बहुत सेफ एनवायरनमेंट में, बहुत आराम से हेल्प करके उसको गर्दन को टिक दिखाने वाली जो हैबिट है, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। सिर्फ़ हम कंपीटिंग रिस्पॉन्स डेवलप कराने पर छोड़ नहीं देते, धीरे-धीरे हम बच्चे को रिलैक्स भी कराते हैं, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग आता है इसके बाद। तो हम क्या करते हैं, अगर उसको डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इस फीलिंग को जस्ट नोटिस करो, माइंडफुलनेस कहते हैं जिसे। तो बच्चे को कहते हैं माइंडफुली अवेयर हो जाओ अपनी इस फीलिंग के लिए। तुम क्या करना चाहते हो, क्या दिमाग में उठ रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, क्या उत्तेजना आ रही है, क्या मन में बेचैनी उठ रही है, जस्ट उसे नोटिस करो, जस्ट उसको देखो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस अपना गर्दन जो है वो राइट साइड रखनी है और धीरे-धीरे इस फीलिंग को आता हुआ और इसको जाता हुआ देखो। धीरे-धीरे जब ये फीलिंग चली जाएगी, तो बच्चे के अंदर एंग्ज़ायटी भी कम हो जाएगी और उसका जो टिक वाला बिहेवियर है, वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा, कम हो जाएगा और वो बच्चा नई हैबिट डेवलप करके धीरे-धीरे कंट्रोल ले आएगा। कमी आ जाएगी इससे टिक्स दिखाने में। तो ऐसे रिलैक्सेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, माइंडफुलनेस के थ्रू हेल्प लिया जा सकता है बच्चे के अंदर टॉलरेंस बढ़ाने में, बच्चे की एंग्ज़ायटी कम करने में। यहाँ डीप ब्रीथिंग को भी यूज़ किया जा सकता है। बच्चा अगर राइट साइड अपनी गर्दन लेकर गया है, तो थोड़ा लंबी-लंबी साँसें लेना शुरू करे और अपना ध्यान जो है अपनी साँसों पर ले जाए। वो भी उसको काफ़ी हद तक टॉलरेट करने में, अपने को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बच्चे के अंदर सहनशीलता बढ़ा देता है। वोकल टिक्स, मोटर टिक्स, कई सारे अलग-अलग टिक्स पर ये टेक्नीक काम करती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लाती है। हालाँकि ये नहीं कह सकते कि दवाओं से अच्छी या बुरी काम करेगी, पर कई मामलों में दवाओं से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखी गई है ये टेक्नीक। यहाँ पर जो कंपीटिंग रिस्पॉन्स होता है, कंपीटिंग बिहेवियर, वो बच्चे पर थोपा नहीं जाता। बच्चा खुद उसे डिसाइड करता है, बच्चा खुद खुशी-खुशी इसको करता है। तो ज़्यादातर केसेज़ में देखा गया है कि बच्चे को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाता, एक टीचर की तरह उसको बोल नहीं दिया जाता कि आपको ये करना है या आपको ऐसा-ऐसा पूरा करना है। एक टीचर की तरह बच्चे को बोल नहीं दिया जाता कि आपको ये सब करना है, ऐसे-ऐसे करना है, अगर आप नहीं करोगे तो बहुत गलत होगा। ऐसा सब नहीं करना है, कोई सिलेबस बच्चे को पूरा नहीं करना है। बच्चा खुद डिसाइड करता है उसको क्या बिहेवियर शो करना है, कौन-सा अल्टरनेटिव कंपीटिंग रिस्पॉन्स वो डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है, कौन से कंपीटिंग रिस्पॉन्स को करने में उसे अच्छा लगेगा। बच्चा भी धीरे-धीरे मज़ा लेने लगता है इसको करने में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो रेज़िस्टेंस नहीं देते ट्रीटमेंट पर अक्सर। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जैसे ओसीडी में खासकर देखा जाता है, तो 20, 25, 30 साल का जो युवक होता है, पर्सन होता है, वो अक्सर ट्रीटमेंट में बहुत रेज़िस्टेंस दिखाता है। वो उसको बदलना नहीं चाहता या उसको लगता है ये मेरे मन मुताबिक नहीं बदला जा रहा, या कहीं न कहीं वो उसमें इतना मोटिवेटेड हो चुका होता है कि वो चाहता ही नहीं है उस तरह से बदलना जिस तरह से थेरेपिस्ट चाह रहा है। तो अक्सर वो लोग कम्प्लायंस कम दिखाते हैं, अक्सर वो लोग मोटिवेट भी नहीं हो पाते और दूसरा एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं कर पाते। बड़ी उम्र में ओसीडी जैसे डिसऑर्डर्स जो हैं, उसमें कंट्रोल नहीं हो पाती अपनी एंग्ज़ायटी। तो एंग्ज़ायटी को कंट्रोल ना कर पाने के कारण अक्सर एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जैसे टेक्निक्स वर्क नहीं कर पाती। यहाँ बच्चों के साथ रिलेटिवली आसान होता है इन ट्रीटमेंट्स को अप्लाई कर पाना। बच्चे इस डिस्कम्फ़र्ट को ज़्यादातर केसेज़ में आसानी से टॉलरेट करके टेक्निक को पूरी तरह से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, वो इसको सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। इसलिए इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखे गए हैं और बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत इफ़ेक्टिव ये टेक्निक जो है ये इस तौर पे काम करती है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, बच्चा खुश रहने लगता है, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और टिक्स में तो कमी आती ही आती है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, अगले स्टेप में हम बच्चे की मोटिवेशन बढ़ाते हैं। कैसे? बच्चे को हम प्रेज़ करते हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे को और एनकरेज करते हैं और जितनी बार बच्चा परफ़ॉर्म करे, उतनी बार हम उसे कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे कुछ खाने की चीज़ दे देना, या कोई बच्चे को अगर कोई खेलने का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो दे देना, या उसको जस्ट प्रेज़ करना। तो किसी न किसी तरीके से बच्चे को रिवॉर्ड्स देकर, पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट देकर उसको एनकरेज भी किया जा सकता है, मोटिवेशन दिया जा सकता है, ताकि अलग-अलग सिचुएशंस में बच्चा खुद ही उसको करने के लिए मोटिवेटेड भी हो, उसका मन भी करे और वो खुद ही अप्रोच करे अपनी इच्छा से ट्रीटमेंट को। ज़बरदस्ती ना लगे उसको ट्रीटमेंट। लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, 5वां स्टेप होता है जिसमें हम जनरलाइज़ करते हैं। मतलब
एक सिचुएशन से बिहेवियर अलग-अलग सिचुएशंस में बच्चे को शो करना, जनरलाइज़ करना सिखाते हैं। मतलब जो उसने थेरेपिस्ट के साथ जो कंपीटिंग रिस्पॉन्स डेवलप किया है, सीखा है, अब वो अलग-अलग सिचुएशंस में भी इसे करे, घर पे भी करे, घर के अलग-अलग टाइम पर करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आएँगी जहाँ पेरेंट्स या थेरेपिस्ट बच्चे को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे। वहाँ पर बच्चा ही जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो वहाँ पर भी बच्चे को मोटिवेटेड रहने के लिए, बच्चे को उसमें मोटिवेशन शो करने के लिए, पूरा करने के लिए इस ट्रीटमेंट को खुद ही उसको करना पड़ता है। तो खुद ही करने के लिए भी वो मोटिवेटेड रहे, इसके लिए उसे जनरलाइज़ कराना पड़ता है रियल लाइफ़ सिचुएशंस में। अलग-अलग सिचुएशंस जिसमें बच्चा एक्सपोज़ हो रहा है। स्कूल में, खेलते टाइम, घर में, खाली टाइम या किसी से बात करते हुए, किसी से मिलते हुए, कहीं बाहर जाते हुए, अलग-अलग टाइम पर भी बच्चा इसे परफ़ॉर्म कर सकता है। तो ये रहे इसके 5 स्टेप। पहला अवेयरनेस, दूसरा डेवलपिंग अ कंपीटिंग रिस्पॉन्स, तीसरा रिलैक्सेशन, चौथा बिल्डिंग मोटिवेशन और पाँचवाँ जनरलाइज़ेशन। इन 5 स्टेप्स से टिक्स डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है अगर रेगुलरली हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग को अप्लाई किया जाए और एक थेरेपिस्ट की मदद से एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करने में बच्चे की हेल्प की जाए, तो बच्चा इसे कुछ ही सेशंस में दूर कर सकता है टिक्स की बहुत सीरियस और बहुत गंभीर दिखने वाली प्रॉब्लम को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने कुछ सवाल पूछें, फीडबैक दें वीडियो के बारे में। किसी के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।